नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत अब 2 कौड़ी की रह गई है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो यही गवाही दे रही है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की ढाल बनकर के ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज वही नेतन्याहू ट्रंप को सरेआम आंखें दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस से ट्रंप लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, फोन घुमा करके कह रहे हैं कि युद्ध रोको, हमला मत करो। लेकिन नेतन्याहू पर तो जंग का ऐसा नशा चढ़ा है कि उन्होंने ट्रंप के पीस डील वाले प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ट्रंप मिडिल ईस्ट के इस दलदल से अमेरिका को सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू उनके कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर जा चुके हैं। और नतीजा, ईरान एक के बाद एक मिसाइलें दाग कर इजराइल को धुआं धुआं कर रहा है और इजराइल भी पलटवार में गोले बरसा रहा है। ट्रंप की बातें अब बेअसर हो चुकी है और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़पते हुए नजर आ रहा है। क्या वाकई नेतन्याहू ने अमेरिका और ट्रंप की बलि चढ़ा दी है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका, ताकतवर मुल्क जिसका राष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहा है, फोन पर चिल्ला रहा है, लेकिन जंग के नशे में डूबा नेतन्याहू उसकी एक बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस बेंजामिन नेतन्याहू के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने महाशक्ति ईरान से पंगा लिया, आज वही नेतन्याहू ट्रंप को ही आंखें तरेर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता का अहंकार विवेक पर हावी होता है, तब तब विनाश की पटकथा लिखी जाती है। रामायण का वो दौर याद कीजिए जब लंकापति रावण को समझाने के लिए खुद भगवान राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर के भेजा था। रावण ने क्या किया? उस शांति प्रस्ताव को पैर की जूती तले रौंद दिया और अहंकार के मद में चूर रहा। परिणाम क्या निकला? सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज की इस कलयुग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को उस अंगद या शांति दूत की भूमिका में देख रहे हैं, जो युद्ध को टालने के लिए पीस डील का प्रस्ताव लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन जिस बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने साथ देकर के इस जंग के मैदान में उतारा था, आज वही नेतन्याहू रावण की तरह हठ धर्मिता पर उतर आया है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं जंग रोको, हमला मत करो, लेकिन नेतन्याहू पर तो जैसे जंग का खुमार चढ़ा हुआ है। उन्होंने महाशक्ति अमेरिका के आदेशों को रद्दी की टोकरी में मटिया मेट करके फेंक दिया है। ट्रंप इजराइल ईरान से जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे लेकर के एक बाकायदा पोस्ट भी कर दिया है। Both sides, Israel and Iran are looking to do an immediate ceasefire. ये उनकी तरफ से लिखा गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दोनों ही देशों को रुकना चाहिए, सीज फायर पर बात करनी चाहिए, शांति पर फाइनली नेगोशिएट करना चाहिए और इसके अलावा जो ये स्टूपिड रास्ता उनकी तरफ से लिया गया है उससे दोनों को यू टर्न लेना चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि दोनों पक्ष इजराइल और ईरान तत्काल युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। शांति पर अंतिम वार्ता भी चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले। ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं शांति बनाए रखें, लेकिन नेतन्याहू पर तो जैसे जंग का फितूर उतर ही नहीं रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल की सरजमी को धुआं धुआं कर रही हैं और सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय औकात अब वाकई 2 कौड़ी की रह गई है? नेतन्याहू को जब जब वैश्विक मंच पर संकट आया है, ट्रंप उनकी ढाल बनकर के खड़े रहे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रतिबंध लगाए, इजराइल को मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनाने का सपना दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की जनता, अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए कि इजराइल को जो जंग लड़नी है उसमें अमेरिका क्यों आखिरकार उतरा हुआ है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े रहे, लेकिन नेतन्याहू ने उनके तमाम निर्देशों को दरकिनार करके ईरान के साथ युद्ध का रास्ता अपना लिया। और आज जब ट्रंप खुद संकट में है, जब अमेरिका खुद को इस विनाशकारी युद्ध से बाहर निकालना चाहता है,
तो नेतन्याहू आंखें दिखा रहे हैं, वो अपने ही रक्षक को भूल चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ट्रंप के तर्कश में अब वो तीर नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप बार बार फोन घुमा रहे हैं, शांति समझौते के मसौदे तैयार कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। महाशक्ति का ये राष्ट्रपति आज बेबस है, लाचार है। वो युद्ध के इस भयानक दलदल से अमेरिका को सुरक्षित निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथों की कठपुतली अब उनके ही नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं कि किस तरीके से ईरानी मिसाइल इजराइल के आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गई है। ये इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरने की तस्वीर है और ये इजराइल के आसमान में ऐसी ही मिसाइलें दिख रही है। आपको अचानक से आता हुआ एक प्रकाश नजर आएगा जो नीचे जाकर के विस्फोट हो जाता है। ये लोगों के द्वारा कैद किया हुआ है कि किस तरीके से आसमान को चीरते हुए ईरानी मिसाइल आती है, इजराइल में गिरी और सब कुछ अपने साथ तबाह कर देती है। ये कुछ मिसाइल के टुकड़े भी वहां पर लोगों की तरफ से कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। ये तस्वीर जो आपने अभी देखी वो ईरान की टीवी पर प्रसारित भी की गई, जिस पर यह बताया गया कि ईरान ने एक साथ 10 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, और यह तस्वीर तेहरान से आई है। ईरान ने मिसाइलें दागी, सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाना यहां पर शुरू कर दिया। मिसाइल दागने का वीडियो सामने आता है और लोगों की तरफ से जश्न मनाने का वीडियो जारी कर दिया जाता है कि हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इजराइल पर जल्द से जल्द हमला करना चाहिए और लेबनान में जो आतंक इजराइल ने मचाया हुआ है उसे ढेर करना चाहिए। ये इजराइल के लिए ईरान के लोगों का कहना है। ये तस्वीर तेहरान की सड़कों की, जहां IRGC की मिसाइल आसमान से होकर के जा रही है अपने टारगेट पर फटने के लिए, और तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं अपना झंडा लेकर के। ईरानी लोग डेथ इजराइल और डेथ अमेरिका के नारे भी इस दौरान लगा रहे हैं। ये जो कुछ तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें ईरान के अंदर की है, जहां पर इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल से अटैक किया है। ये तस्वीरें देखिए, ईरान के इस्फहान से युद्ध के गुबार की तस्वीरें सामने आई हैं और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ड्रोन निर्माण से जुड़े एक वेयर हाउस को निशाना बनाया गया है। ये विस्फोट जैसे ही होता है, इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है। जब विनाशकाल आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। कहा भी गया है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लंका में जब विभीषण ने रावण से कहा था कि राम से बैर मत लो, सीता को ससम्मान वापस कर दो, तो रावण ने अपने ही भाई को लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया था। रावण को लगता था कि उसकी सेना, उसके अस्त्र शस्त्र और उसका अहंकार उसे अजेय बना देंगे। आज ट्रंप वैश्विक विभीषण की तरह नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि ईरान से सीधा टकराव मत लो, ये तबाही पूरे मिडिल ईस्ट को ली जाएगी। ट्रंप ने अपनी डील का पासा फेंका, लेकिन नेतन्याहू को लगता है कि उनके पास अमेरिका के दिए हुए हथियार हैं, आयरन डोम है और वो अजेय है। उन्होंने ट्रंप की सलाह को उसी तरह लात मार दी है जैसे रावण ने विभीषण को मारी। तब नतीजा क्या था कि रावण को सब कुछ गंवाना पड़ा। आज ईरान एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग करके इजराइल के घमंड को इसी तरीके से चूर करता है। तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का, बारूद का गुबार देखने को मिल रहा है। इजराइल पलटवार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन वो खुद को एक ऐसे अंतहीन युद्ध की आग में झोंक चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। नेतन्याहू को ये नशा सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका की साख को भी भस्म करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में आखिरकार चल क्या रहा है? ईरान ने इजराइल को दहला दिया। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दी। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में बड़े हमले किए और ईरान ने 25 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कई ड्रोन के माध्यम से भी इजराइल को दहला दिया है। नेवातिम, तेल नोव और रमत डेविड सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
ईरान ने दावा किया कि यह लेबनान में हुए हमलों का करारा जवाब था। बेरूत पर किए गए हवाई हमलों का भी बदला लिया गया। ईरान का दावा है कि जंग में इजरायल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने भी इजरायल पर हमला कर दिया, लेकिन इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ड्रोन दागे, रॉकेट दागे। इजरायल ने भी पलटवार किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली रक्षा बल या आईडीएफ, जो भी आप कहना चाहें, इनकी तरफ से हमले को बेहद गंभीर बताया गया। आईडीएफ ने कहा कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। इजरायल ने ईरान के कई इलाकों में जवाबी बमबारी की। इसके बाद माह शहर के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला कर दिया गया। अब आपने ईरान समझ लिया, इजरायल का रुख समझ लिया, लेकिन अमेरिका का क्या रुख है वो भी जानिए। अमेरिका ने ईरान और इजरायल से संयम बरतने की अपील की। दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। अमेरिका ने सीज फायर का पालन करने पर जोर दिया। ईरान और इजरायल से युद्ध विराम का सम्मान करने के लिए कहा। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है इस वक्त। कई देशों में अलर्ट मोड है। इराक, सीरिया ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। जॉर्डन में एक ईरानी रॉकेट गिरा है, ऐसी जानकारियां मिली। और खाड़ी के कई देशों ने उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। तेहरान का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। ये तनाव बढ़ा है तो तेल की कीमतों में भी 3% से ज्यादा का उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दुनिया जिसे सुपर पावर कहती थी, जिसके एक इशारे पर दुनिया के देश अपनी नीतियां बदल लेते थे, आज उस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत क्या रह गई है? आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप की जो रही कसी बची कुची कसर थी, जो उनकी इज्जत थी, वो नेतन्याहू ने दांव पर लगा दी है। क्यों? क्योंकि जो देश अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी से अपनी बात नहीं मनवा सकता है, वो दुनिया का नेतृत्व तो कैसे करेगा? रामायण में जब त्रिजटा ने लंका दहन के बाद रावण की सेना की लाचारी देखी थी, तो उसने कहा था कि अब लंका का वैभव समाप्त हो चुका है। और आज ट्रंप की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सामने नेतन्याहू से ये कहते रह गए कि ईरान के ऊपर पलटवार मत करना, लेकिन नेतन्याहू ने वही किया जो उन्हें करना था। और इससे पता चला कि नेतन्याहू अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं और अमेरिका की इंटरनेशनल पोजीशन अब पूरी दुनिया के सामने क्या है। एक अमेरिका के फोन कॉल पर पूरी दुनिया थम जाती थी, उसी अमेरिका के एक फोन कॉल पर नेतन्याहू नहीं रुके। ट्रंप युद्ध रोकने के लिए तड़प रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर ये जंग लंबी खींची तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा गर्त में चली जाएगी। अमेरिका चाहता है कि वो इजरायल की बलि चढ़ा करके उसे इस आग में अकेला छोड़ करके खुद मिडिल ईस्ट के इस दलदल से भाग निकले। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ऐसा जकड़ा है कि ट्रंप ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। ट्रंप के तथा कथित डील मेकर होने के मुखौटे को खुद नेतन्याहू ने नोच करके फेंक दिया है। एक समय था जब ट्रंप की धमक से ईरान कांपता था। आज ट्रंप के गिड़गिड़ाने के बावजूद इजरायल रुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। यह अमेरिकी कूटनीति के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय है। अब आपको यह भी बताती हूं कि नेतन्याहू आखिरकार युद्ध क्यों चाहते हैं। तो उसकी पहली वजह यह है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण ना करे। और ये बहुत शुरुआत में, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, बातचीत चल रही थी, तब ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि आप सिर्फ उन्हें परमाणु कार्यक्रम पे मत रोकिए, बल्कि उनसे कहिए ईरान से कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करना भी छोड़ दे। ईरान की तरफ से साफ ये कहा गया था कि ये हमारा अधिकार है और हम ये करते रहेंगे। ऐसा ना करने पर ईरान को दंडित करने की व्यवस्थाएं की जाए, नेतन्याहू ये चाहते। दूसरा बड़ा कारण यह है कि ईरान अपने सभी प्रॉक्सी को खत्म करे। ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती को नष्ट कर दे। तीसरी बड़ी वजह यह कि ईरान वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यह स्वीकार कर ले। यूरेनियम संवर्धन पर भी ईरान रुक जाए। ट्रंप ईरान से डील करके खाड़ी से निकलना चाह रहे हैं,
लेकिन इजरायल इस युद्ध को ईरान के खात्मे तक जारी रखना चाहता है। रामायण की सबसे बड़ी सीख यही है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सोने की लंका का ही क्यों ना हो, उसका ढहना निश्चित है। रावण की हठ धर्मिता ने पूरी लंका को शमशान बना दिया था और आज बेंजामिन नेतन्याहू की हठ धर्मिता, ट्रंप के आदेशों की नाफरमानी और दोनों ओर से बरसते मिसाइल, गोले आधुनिक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होने का दम भरते थे, आज मिडिल ईस्ट के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं वो कि अभिमन्यु नजर आ रहे हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि इस युद्ध की आग से बाहर कैसे निकलना है। चले तो गए हैं इस चक्रव्यूह में, बाहर निकलना उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब आपको बताती हूं कि ट्रंप के कंट्रोल में नेतन्याहू आखिरकार क्यों नहीं है। पहली वजह यह है कि यूएस और इजरायल के बीच दशकों पुराना अटूट रणनीतिक और सैन्य गठबंधन है। दूसरी वजह यह कि अमेरिका के भीतर इजरायल समर्थक लॉबी का भारी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी बड़ी वजह यह कि इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। और चौथी वजह यह कि इजरायल एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले स्वयं लेता है। यूएस को डर है कि इजरायल को अकेला छोड़ा तो ईरान और उसके प्रॉक्सी आक्रामक हो जाएंगे, इसलिए यूएस छोड़ नहीं रहा इजरायल को अकेले। लेकिन इजरायल जो कर रहा है उसकी वजह से अमेरिका की साख पर बट्टा जरूर से लग गया है। अब ट्रंप को नेतन्याहू की आंखों में आंखें डाल करके चुनौती दे रहे हैं और इस बात का प्रमाण है कि जब आप किसी के नाजायज कृत्य को बढ़ावा देते हैं तो एक दिन वही भस्मासुर बन करके आपके सिर पर हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रंप ने जिस नेतन्याहू को शह दी थी, आज वही नेतन्याहू ट्रंप के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस जंग का अंत क्या होता है और क्या अमेरिका पूरी तरह से तबाह होगा या फिर नेतन्याहू का यह अहंकार इजरायल को भी ले डूबेगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार हैं, रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, आप ही बताइएगा, अमेरिका का जो एक फोन कॉल किसी भी देश में जाता था और उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, आज वो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहा है और कह रहा है कि ईरान पर पलटवार मत करना। लेकिन जो ये कहा गया था नेतन्याहू की तरफ से कि युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान तय करेगा, ना कि अमेरिका, आज वो उन्होंने सच करके दिखा दिया। क्या हुआ अमेरिका के उस स्टैंडर्ड का जो दुनिया भर में सेट किया गया था? देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस की और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। क्योंकि जो आपने बात बोली है बहुत सटीक है कि जब ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लिया था तो लोग मेक इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका मेक इन अमेरिका के चक्कर में क्या हुआ कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है। वो जियो पॉलिटिक्स में आइसोलेट हो रहा है, ट्रेड में आइसोलेट हो रहा है और एनर्जी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्लियरली आ गया है कि उसने नेटो के साथ किया है, कनाडा के साथ किया है और भारत के साथ जो किया है और मिडिल ईस्ट के साथ किया है, उसमें लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो अमेरिका था वो आज वो नहीं है। जो मैंने भी आपके शायद कार्यक्रम में पहले भी बोला है कि जो पैक्स अमेरिकाना सिस्टम जो था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, कि मतलब कि अमेरिका दुनिया में पीस गारंटी करेगा ताकि विश्व युद्ध तीसरा कभी ना आए। पर ये जो ट्रंप ने जब बनाया अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, तो पीट ने तो बहुत क्लियरली बोला कि हम तो वॉर करेंगे। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अमेरिकन इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा जो इनका सिस्टम जो है, उन्होंने सोचा कि इसी को हम आर्म्स बेचेंगे, इसी से पैसे कमाएंगे। पर आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है कि जो कल रात को भी ट्रंप के साथ आपने देखा होगा कि एक पत्रकार की इंटरव्यू में जब वो पत्रकार ने उनसे पूछा और काफ़ी जवाबदेही मांगी और अकाउंटेबिलिटी मांगी, तो वो उसको गाली दे के और उसको बोल के वो आपने देखा होगा पक्का मीनाक्षी, वो उस इंटरव्यू को भी छोड़ के चले गए। तो ये बहुत क्लियर है कि आज की डेट में ऐसा कभी अमेरिका में सिस्टम नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। उसकी वजह से
अमेरिका की जितनी भी वैल्यू थी लोगों के सामने वो गिर चुकी है। बल्कि मैं हाल ही में किसी नेटो के फॉर्मर एम्बेसडर से बात कर रहा था और वो यही कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। वो यही कह रहे थे कि हमको एक चीज जरूर ट्रम्प ने सिखाई है कि हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और हमको यूरोप में ही अपने आप को एक नया जो है एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। और उन्होंने यही बोला कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत कितनी आगे निकल गया है। और जो भारत ने पिछले साल दिखाया, और जो भारत के जो जितने भी आर्म्स जो बन रहे हैं, आकाश तीर, ब्रह्मोस एक्सेट्रा, वो जो है वो दुनिया में आज की डेट में सबसे आगे, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। तो ट्रम्प को जो मैं यही बोलूंगा कि ट्रम्प जो है वो अपने मिड टर्म में अपने खुद के चरित्र के चक्कर में उनने पूरे अमेरिका को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया है। हम लोग पहले यूनिपोलर की बात करते थे, अब वो जो मल्टीपोलर सिस्टम जो है जो इमर्ज होके आ रहा है, मुझे इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग लगती है जो मैंने भी शायद पहले बोला था कि यूरोप, मिडल ईस्ट और भारत और अफ्रीका एक नए तरीके की कोई बॉन्डिंग करेंगे, एक नया तरीके का जो ब्रिक्स समिट में निकल के आएगा। आपको वोंट बी सरप्राइज कि यूरोप की कुछ कंट्रीज जो हैं वो रशिया और चाइना से बैर जो भी उसको रखने के बाद वो ऑब्जर्वर स्टेटस में आएंगी। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, इसराइल की सबसे बड़ी जो एक मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि उनने सोचा था कि अब्राहम अकॉर्ड्स के चक्कर में सब अमेरिका जो है वो सब कुछ बना देगा। और आपने देखा भी है कि अमेरिका ने भी फोर्स भी किया था पाकिस्तान को भी कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कीजिए। पर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सऊदी अरेबिया को भी डिक्टेट नहीं कर सकते। बाकी लोग अब इसराइल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, और नेतन्याहू को खुद को बहुत ज्यादा लोग, देखिए कोई भी देश अक्टूबर 7 के बाद वॉर, चाहे वो कितना भी ब्रेव फंड दिखाए, चाहे कितना भी जूश पैसा अमेरिका से इसराइल में पंप हो, पर ठीक है, टायर्ड लेकिन सारे हो अब्राहम जाते हैं। अकॉर्ड को तो लेकर के लोग विंग कमांडर आलोक शाह यही लग रहा था कि इजराइल को अमेरिका खलीफा बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इजराइल तो खुद विलेन बनने पर उतारू हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, अपने आप कहते हैं मुझे जो करना है सो करना है। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अजीब वहां स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इजराइल एक तरफ से बिल्कुल आमदा है कि अगर उसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो वो उसका रिटेलिएशन करेगा ही। आज बल्कि अभी कुछ घंटे पहले नेतन्याहू ने बयान दे दिया है कि आज अगर इजराइल सरवाइव कर रहा है तो इसी नीति के कारण सरवाइव कर रहा है। तो इसलिए वो हिजबुल्लाह जिस तरह से उनके ऊपर आक्रमण करता है, वो हिजबुल्लाह के पीछे बुरी तरह पड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह के आक्रमण, हिजबुल्लाह का जिस तरह से वहां खात्मा हो रहा है उसमें आम लोगों की भी जान काफी जा रही है। जिस तरह से गांवों को खाली करा करा के वहां बारूद से उड़ाया जा रहा है, उसके वीडियो आए हैं। तो इससे एक जनमानस बन रहा था, और इसी कारण से ईरान ने खौफ में आकर के और बदले की आग में आकर के इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इजराइल पर जब आक्रमण किया तो इजराइल ने भी एक भीषण रिटेलिएटरी आक्रमण किया है, जो कि वहां के काफी इंपॉर्टेंट सेंटर पे आक्रमण किया। उन्होंने नफांस पे किया है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो माचर में वहां किया है। तो अभी ये एस्केलेट हो जा रहा है ऐसे समय में जब ट्रंप का ये कहना है कि वो संधि के बिल्कुल करीब है। तो इसलिए ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं, बौखलाहट का कारण ये नहीं लग रहा मीनाक्षी जी, मुझे वास्तविक बौखलाहट का कारण ये लग रहा है कि ट्रंप इस समय युद्ध नहीं चाहते हैं। उनकी जो मिसाइल्स और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। उनके आधे से लगभग आधे जखीरे एयर डिफेंस के, थर्ड के, PAC-3 के, टॉमहॉक मिसाइल जो सबसे उनका घातक मिसाइल माना जाता है, जिसका 1000 के आसपास इन्होंने इस्तेमाल किया था। टोटल 3000 के आसपास तो उनका स्टॉक है टॉमहॉक का, 3100, जिसमें 1000 से अधिक वो चला चुके थे 40 दिनों के वार में। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में जो उसकी इमेज थी वो खराब ही नहीं हुई है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो गई है। कम से कम आर्म्स के नंबर्स के मामले में अगर 40 दिन के युद्ध के बाद इनके पास एयर डिफेंस और मिसाइल खत्म हो जाते हैं तो चीन और ताइवान के युद्ध के समय अमेरिका कैसे संभालेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ टूटा है कि अमेरिका के पास कीमती और असरदार हथियार भले ही हैं, लेकिन जिस संख्या में है और जितने महंगे हैं उससे अमेरिका कभी भी भविष्य में एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये तो मिथ टूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, ये उन्हें लगा भी था, और कैप्टन श्याम कुमार शायद यही वजह है
कई सारी वजह वैसे समझ में आती हैं कि एक तो उनका जखीरा पूरे तरीके से खाली हो चुका है। पेंटागन से जेडी वेंस नाराज होते हुए ये पूछते हैं कि सच क्यों नहीं बताते हो, कितने हथियार शेष रह गए हैं। दूसरी तरफ मिड टर्म इलेक्शन जो कि सर पर है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की साख को भी बट्टा लगा है और अब तो दुनिया भर में लग गया है। खैर, तो एक वजह यह भी तो कि वो तो युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन इजराइल उन्हें कहीं ना कहीं घसीट रहा है। धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद, शनो वरुणा। दो तीन बातें ये बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ हम कहना चाहेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में एक सोची समझी नीति के तहत आया और जो भी उसने परिकल्पना, जो भी तैयारी टैक्टिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक लेवल पे की, उसको एक स्टेप अप टैक्टिक्स के साथ अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है। नाउ जब कभी युद्ध होता है तो सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती, और जब नहीं चलती हैं तो टैक्टिकल रिट्रीट, रीमैनेवरेबिलिटी, रीलोकेटिंग फोर्सेस, रीपोजिशनिंग होती है। मान के चलिए आप इजराइल और अमेरिका के रिफ्ट की सबसे पहले बात कर ले, तो ग्रीन रूम की बात करें जब, तो ऑपरेशनल लेवल पे आप रिफ्ट सुन सकते हैं। नेतन्याहू को रिप्रिमांड करना, उनको रोकना और उनके सपनों को, ग्रेटर इजराइल के सपनों को थोड़ा डायरेक्शंस देना, और ये कहना कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, क्योंकि गल्फ का जो की लड़ाई जो है, विजिबल लड़ाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की है, इनविजिबल जो लड़ाई है यूरेनियम की है, और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ऑफ रिजीम, अगेन वो मैं उसको इनविजिबल मानता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि वेनेजुएला की तरह वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया जाए या मार दिया जाए तभी रिजीम चेंज होगा, ऐसा सही नहीं है कहना। इसे हमें दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। हर जगह एक ही स्थिति नहीं होती, ईरान की स्थिति जियोपॉलिटिकली अलग है, तो यहाँ पे ये कहना जरूरी नहीं कि रिजीम चेंज में वो हार गए हैं या वो नहीं होगा। यूरेनियम इनविजिबल मुद्दा है जो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जिसके ऊपर रुके हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल इंडिपेंडेंस विजिबल मिलिट्री टारगेट है, और जिसके लिए लगातार धीरे धीरे सरप्राइजिंग मोड में बिहाइंड द कर्टन विस्पर्स, बिलो द कारपेट डायलॉग्स एंड ग्रीन रूम मैन्यूवर्स लगातार टैक्टिकली चल रहे हैं। ऊपर से नेतन्याहू को रिप्रिमांड करते हैं जरूर, पर अंदर से कोई रिफ्ट ऐसा नहीं है। ऐसा फ्रांसिस की आप आकलन करें या अमेरिकन जो जर्नल्स है उनकी आकलन करें तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है। अब अमेरिका की बात करें, कॉस्ट, इलेक्शन, मागा और वो फाइल, ये सब को मानते हुए आप मान के चलो अमेरिका का ब्लॉकेड बंद नहीं होने वाला। ईरान ने अपनी जो क्रेडिबल मिलिट्री डिटरेंस दिखा दी है एट्रिशन वॉरफेयर के हिसाब से, जिसमें उसने छिटपुट कई मिसाइलें एक के बाद एक कई जगहों पे दाग दी कि अगर आप आओगे तो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस होगा। लेकिन ये हम मानते हैं, जानते हैं कि उसके पास 25% ही मिसाइल कैपेबिलिटी बची है जो उसको संभाल के रखना है, इसलिए वो भी नहीं लड़ेगा। इसलिए उसने एक तरफा अपना युद्ध बंद कर दिया है। इजराइल की बात माने तो इजराइल ने इतना ज्यादा ध्वस्त कर दिया है लेबनान को कि लेबनान के प्रेसिडेंट अब परेशान हैं। जोसेफ का बयान ये है कि एक तरह से बार्गेनिंग चिप की तरह ईरान हमें इस्तेमाल कर रहा है, ईरान हमारी तरफ से बात करता है, अब हम बात कर ही नहीं पा रहे। लेबनान के का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां पर उनकी चल नहीं रही। हिजबुल्लाह को फ्रंट में रखते हुए ईरान बात कर रहा है आज इजराइल से, तो ये क्या है? ये भी तो एक सोवरेनिटी का मुद्दा बनता है। तो ये सब एक्सपोजर निकल रहे हैं बाहर। आप इसको भी समझिए कि धीरे धीरे वर्ल्ड इनको समझेगा कि आप लेबनान के बारे में बात करते हो, गवर्नमेंट वहां कुछ नहीं कहती और ईरान कहता है कि उसको बंद करो, तब हॉर्मुज को हम बंद करेंगे या हॉर्मुज पर बात करेंगे, सीज फायर यहां होगा, लिवरेज वहां होगा। ये सब बातें ईरान को धीरे धीरे जी प्लीज कंप्लीट। तो ये तो सारी बातें धीरे धीरे ईरान के पक्ष में नहीं जा रही हैं। हो क्या रहा है? अमेरिका चाहता है जितना लंबा खींचे, जितनी डाइवर्जेंस हो, जितने डायलॉग्स चलते रहे, छिटपुट अटैक होते रहे, सदर्न साइड से धीरे धीरे वो ओमान की कोस्ट की तरफ से धीरे धीरे सैनिटाइज कर रहा है मिलिटरीली अपने आप को, शिप्स को ले जा रहा है इंटेलिजेंस गेन के साथ, चुपचाप टैसिटली। एक ग्रीन रूम की बातें हो रही है और धीरे धीरे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोसाम हो, लाराक हो, खर्ग हो, सीरी आइलैंड हो,
इन पे सब पे अटैक करते हुए उनकी कैपेबिलिटी को धीरे धीरे ठीक है, वो नष्ट कर रहा है, नष्ट भी कर नॉर्थ रहा में ब्लॉकेट लगा। है। लेकिन इमरान खोखर जी, ये तो ईरान बहुत पहले से देख रहा है कि उसका अमेरिका के साथ भले ही सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल लगातार उस पर अटैक कर रहा है। तो ईरान को अचानक से क्या हुआ कि हमला करना शुरू कर दिया गया, वो भी तब जब बातचीत की टेबल पर है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ है और जय हिंद। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा था कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से हम एक चीज देख रहे हैं कि युद्ध शुरू हुआ था इजराइल को बचाने के लिए, कि जो डेथ टू अमेरिका या डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं उससे हमें बचाना है। परमाणु बम ईरान बना लेगा तो इजराइल को बचाना है, आईसीबीएम ईरान बना लेगा तो हमें इजराइल को बचाना है। और इस पूरी पिक्चर में से इजराइल अपने आप को पता नहीं कहाँ गायब कर लेता है। अब लड़ाई बचती है, निगोशिएशन बचता है, टेबल टॉक बचता है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। अब इस पूरे मामले में जब भी बात होती है तो पिछले दो जो सीज फायर हुए वो वन साइडेड सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे। फिर भी ईरान ने उन सारी चीजों को माना। आपने इतने सारे स्ट्राइक किए तब भी ईरान ने माना, आपने लीडर मार दिए, बच्चियां मार दी, सब कुछ हो गया, फिर भी माना। इसके बावजूद जब सीज फायर की बात आई तो लेबनान को जब उसमें इंक्लूड किया गया या नहीं भी किया गया, अभी तक वो तकरीबन कितने किलोमीटर तक ये लेबनान में जा चुका है। हिजबुल्लाह के नाम पर, हूती के नाम पर, हमास के नाम पर आप एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करेंगे। इन तीनों के नाम पर आप किसी भी तरीके के दूसरे के देश की सोवरेनिटी को ब्रीच करेंगे। इन तीनों के नाम पर आप रेजिडेंशियल इलाकों को बॉम्ब करेंगे। तो कुल मिलाकर इजराइल जो है वो एक वॉर मॉन्गर है, वो नहीं चाहेगा कि युद्ध बंद हो। हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, जिस दिन युद्ध बंद होगा, तमाम मोर्चों पर जिस दिन युद्ध बंद होगा उस दिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना है इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। जिस दिन युद्ध बंद होगा वो इस्तीफा देंगे तो करप्शन के इतने सैकड़ों चार्जेस के अंदर हर हाल के अंदर नेतन्याहू को जेल जाना। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनका हमने एक मीडिया सरफेस में आया था। तो पूरे रीजन के अंदर अगर पूरे रीजन को अनरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो इजराइल की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्या हुआ है अभी तक इजराइल को जब अब इसी में थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ देते हैं कि नईम कासिम की तरफ से एक वीडियो जारी करके ये कहा गया था कि हम ईरान पर अपने हमले इजराइल पर माफ करेगा इजराइल पर हम अपने हमले नहीं रोकने पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या ये इजराइल को अपने बचाव की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी इमरान खोखर जी? सारा सेल्फ डिफेंस इजराइल को ही देना चाहिए। दुनिया के अंदर किसी दूसरे को सेल्फ डिफेंस का कोई राइट नहीं है। आप चाहे जितने बॉम्ब गिरा दे, आप चाहे जितने सैंक्शन लगा दे, आप इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा दे, आप पेट्रोल के ऊपर सैंक्शन लगा दे, आप न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शन लगा दे। हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह पर कौन सा सैंक्शन लगा हुआ है? ना पेट्रोल को बेचने का लगा हुआ है, ना कोई इंटरनेशनल व्यापार का लगा हुआ है। हिजबुल्लाह कौन सा व्यापार कर रहा है? वो अमेरिका को है। दुनिया का सारा सेल्फ डिफेंस का अधिकार इजराइल को है। ये दूसरे की टेरिटरी में ऑक्यूपेशन करते हुए 100-200 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन इनको इलीगल ऑक्यूपर नहीं माना जाएगा। ये 1948 के बाद से फिलिस्तीन नाम के राष्ट्र के अंदर भीख मांगकर शरण लेंगे, उसके बाद अपनी ओरिजिनल नेचर को, कैरेक्टर को सामने लाकर उस जगह ऑक्यूपायर बन जाएंगे। ये वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट कर लेंगे, ये गाजा के अंदर बॉम्बार्डमेंट कर देंगे। ये सारे काम इनके लिए लीगल है। कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो एक एप्स्टीन फाइल, जिसमें वो एक चाइल्ड सेक्स अब्यूजर के तौर पर, एक समझ के चलिए कि रेपिस्ट के तौर पर वहां पर वो दिख रहे हैं, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये वॉर शुरू किया गया है। और इजराइल के पास नेतन्याहू की दुखती हुई रग है कि जब इजराइल चाहेगा तब तक उसकी चाल के ऊपर ट्रंप को डांस करना पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको किसी भी तरह के नियम कायदे कानून नहीं मानने हैं। दुनिया के सारे कानून दूसरों के लिए है। आप चाहे तो राष्ट्रपति उठा के ले आए, आप चाहे तो झूठे वादे करके आप किसी देश को बर्बाद कर दें। ईरान ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, विंग कमांडर आलोक जी, ये जो पूरा हमला किया गया ईरान की तरफ से इजराइल पर, इजराइल को जो रोका गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इजराइल उसके बाद भी नहीं रुका। इजराइल ने फिर भी ईरान पर हमला कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही राष्ट्रों से कह रहे हैं वो शांति दूत बन गए हैं। अब उनकी बातें तो किसी ने सुनी नहीं, तो शांति दूत बन के ही एक पक्ष वो अपना रख ले। लेकिन मैं फिर से वही पूछूंगी कि जब नईम कासिम ये कहता है कि हम इजराइल पर हमले करना बंद नहीं करेंगे, और इजराइल को भी रोका जा रहा है कि आप जो लितानी नदी तक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक आप नहीं जाएंगे, उस समझौते को भी रोका जा रहा है। लेबनान के बीच में, इजराइल के बीच में समझौता करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या किया जाए फिर?
मीनाक्षी जी देखिए, अभी जो हमारे को पैनलिस्ट ने बोला ना, और ये जो आक्रमण हो रहा है, बिल्कुल भारत में जो पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे आप इसको बिल्कुल जोड़ के देख सकते हैं। पहलगाम में मिलिटेंट गुट ने अटैक किया, एक शांति प्रिय देश में घुस करके कत्लेआम मचाया। हमने जब उनके आतंकी सेंटर पर अटैक किया, तो उसने पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, पूरे भारतवर्ष के ऊपर में, हर एक एयर सेंटर, जबकि हमने सिर्फ आतंकी संगठनों को उठाया था। अगर इजराइल मार रहा है हिजबुल्लाह को और हमास को, जो कि पूरा विश्व जानता है कि एक आतंकी संगठन है, वो एक आतंकी कभी भी चैन से नहीं रहने देता है। जब भी शांति रहती है, हमेशा हमास और हिजबुल्लाह अटैक करते रहते हैं, हमेशा। तो इजराइल भी तो इससे तंग आ चुका है ना। अब तो आखिर अब उसने ठान लिया है कि मैं उसकी कमर तोड़ूंगा। वो अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर में, उसमें थोड़े से कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं। तो इजराइल का कहना यह है कि जब हिजबुल्लाह जो है वो यूनाइटेड नेशंस के नहीं सुन रहा है, 2015 में रिजोल्यूशन पास हुआ था 1707, सारे पश्चिमी देश, हिजबुल्लाह, लेबनान, सबने साइन किया था कि लिटनी रिवर के दक्षिण में हिजबुल्लाह का आर्म्ड प्रेजेंस नहीं होगा। क्यों फिर आकर के ये इन्होंने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल छोड़ने शुरू कर दिए लिटनी रिवर के दक्षिण में आकर के? क्यों उन्होंने वहां पर अपने आर्म्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बना लिए? तो क्या इजराइल चुप बैठा रहेगा? आप उसके यहां आक्रमण करेंगे, उत्तरी इजराइल से लोगों को भागना पड़ा है खाली करके उस पूरे क्षेत्र को, तो इजराइल जवाब नहीं देगा? बिल्कुल जवाब देगा। और आप वही हो रहा है, देखिए इजराइल मार रहा है हिजबुल्लाह को, ईरान उसके विरुद्ध में अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर में। जैसे ठीक हुआ था, हमने मारा था जब आतंकी संगठन को बहावलपुर में और बुरीदके में, और 9 आतंकी संगठन पर हमने पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किया था। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था कि नहीं, आपने कैसे उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। वही चीज यहां हो रही है। अगर हमास पर और हिजबुल्लाह पर इजराइल आक्रमण कर रहा है, तो आप इजराइल के ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे हो भाई? मीनाक्षी जी, ठीक है सर। लेकिन अभी रवि करकरा जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों को एक बड़ा धक्का लगा है? जिन्हें ये लग रहा था कि मैं अगर इजराइल के साथ खड़ा हूं तो इजराइल कभी भी मेरी बात मान लेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से सीधा आईना दिखा दिया गया अमेरिका को। देखिए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मीनाक्षी जी। आई थिंक ये जो भी कारण है जिसके दबाव से जो ट्रम्प जो कर रहे हैं, वो बहुत हर एक तरीके से, आपने अभिमन्यु का चक्रव्यूह के बारे में आपने बात की थी, उनने अपने आप ही वो चक्रव्यूह बनाया, उसमें खुद ही घुसे, खुद ही उसने सैनिक खड़े किया, वो फंस चुके हैं अपने आप ही। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से मैं कैसे निकलूं, चाहे वो इसराइल का कारण हो, चाहे वो खुद के बेस जो उनका अमेरिका में बेस है, और आर्म्स लॉबी का भी बहुत बड़ा बेस है, और खुद भी वो जो मार्केट्स के साथ जो उन लोगों ने काफी शॉर्ट्स किए हैं मार्केट को। अब ये क्रिप्टो का भी एक और एंगल आ जाता है। तो ये सारे इनके आसपास के सैनिक हैं जिनके अंदर वो खुद ही फंस चुके हैं। तो जितना इसराइल के बारे में, आई थिंक इसराइल का जो जितना भी एक कंक्लूजन जो निकल के ये आ रहा है कि सिर्फ अमेरिका परेशान नहीं है या खाड़ी के जो देश हैं, अब ईयू उतना ही परेशान है। साउथ ईस्ट एशिया, आप देखिए आज साउथ कोरिया के मार्केट में क्या हुआ, जापान के मार्केट में क्या हुआ, भारत में क्या हो रहा है। तो अब दुनिया जो है ना, वो जो इसराइल की जितनी भी गुडविल थी, वो मैं कह रहा हूँ अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी बहुत बड़ा धक्का पड़ा है। और नेतन्याहू कुछ भी कर ले, वो वापस नहीं आएंगे। और ये जो ड्रैग किया जा रहा है, ये इसकी बहुत देर तक जो है एक रेपरकशन होगा। और इसराइल की जो पूरी जो जितनी गुडविल थी, जहाँ सब लोग उनके साथ शुरू में अक्टूबर 7 के साथ खड़े रहे थे, पर जब एनर्जी क्राइसिस होती है, जब आप देखिए कि क्या बुरी हालत हो गई है, और रेट्स, आप अगर दुबई के रियल एस्टेट के रेट्स देख लीजिए, लोग परेशान हो चुके हैं। और वो जो पूरा जो बार बार बोला जाता है कि भारत, इंडिया, इसराइल और यूएई की जो पार्टनरशिप है, वो भी अब खुद यूएई के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कैसे फंस गए इस चक्कर में। क्योंकि आपने अपना जो बैर लिया था वो ईरान के साथ लिया था, आपका बैर हिजबुल्लाह के साथ था, पर सारा जो था जो है चोट जो हमें पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने बेसिस बना के रखे हैं। और उसमें सऊदी अरेबिया का अलग एंगल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई की खुद की एक कोल्ड वॉर चल रही है कि मिडिल ईस्ट में दुनिया का रीजनल कैपिटल कौन बनेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। पर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया को, जो मैं, क्योंकि मैं रेन्यूएबल एनर्जी में भी काम करता हूँ, तो दुनिया को ये बड़ा क्लियर आ गया है कि जो दुनिया जो पूरा मिडिल ईस्ट में एक तरीके से फंसी हुई थी एनर्जी मार्केट में, उनको पता है कि रेन्यूएबल एनर्जी में जाना पड़ेगा।
आप देख लीजिए एक्टिंग प्रेसिडेंट भी अभी वेनेजुएला की जो है वो भारत का दौरा कर रही है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल एक नई चर्निंग हो रही है। और आपके ही प्रोग्राम में हम लोगों ने इमर्जिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी, उसमें एक जो श्रेय जो ट्रम्प को देना चाहिए, उन्हें एक्सेलरेट कर दिया है कि दुनिया में बाकी लोगों को समझ में आ गया कि अमेरिका के बाद और अमेरिका के बगैर भी जो है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बन सकता है। तो आई थिंक ये इसराइल को बहुत बड़ी मैं कहूँगा नेतन्याहू जो इसराइल को भी फोर्स किए जा रहे हैं कि लगे रहो, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड फॉरेन जियो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट हुआ दैट उसका रेपरकशन बहुत लंबा है। लोगों ने सोचा कि अब 100 दिन हो गए हैं, किसने सोचा था कि 100 दिन चलेगी वॉर। तो ये तो बहुत लंबा टाइम खिंच गया है और अब खिंचे जा रहा है। तो आई थिंक इसका जो कंक्लूजन जो है वहाँ पे भी अंदर से दोनों, ईरान भी एग्जॉस्टेड है, इसराइल भी एग्जॉस्टेड है। अमेरिका की तो खैर हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि कभी भी वो अपने ग्राउंड जो है बूट्स कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इराक का और ईरान का जो टेरेन है, स्पेशली ईरान का जो है वो इराक से बिल्कुल अलग है। और ईरान जो है वो इराक नहीं है, एक बहुत प्राचीन सभ्यता। और यहाँ की जो प्रिपरेशन जो है वॉर की वो 40-45 साल से इनकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है। और इसी बिल्कुल उनकी लंबे वक्त से ये तैयारियां चल रही थी। कैप्टन श्याम कुमार, जब नेतन्याहू पहली बार पद संभालते हैं अमेरिका में जाकर के, तब के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और तब के राष्ट्रपति जब खुलासा करते हैं तो बताते हैं कि आखिरकार उनमें से अमेरिका का सुपर पावर का राष्ट्रपति था कौन, जो मिल के गया वो या फिर जिससे बात करके गया वो। तो आज भी वही स्थिति बनी हुई है क्या अमेरिका के लिए कि जो नेतन्याहू चाहेंगे वही होगा, अमेरिका चिल्लाता रहे? देखिए, हाथी के दांत और दिखाने के, और ये बातें हम समझते तो हैं कि मीडिया में हम कह देते हैं, लेकिन ऑपरेशनली रिफ्ट हो सकता है। डिप्लोमेटिकली कभी कभी बातें मीडिया के थ्रू आती हैं, जानबूझकर डाली जाती, जानबूझकर सेंसिटाइज किया जाता है ताकि ध्यान कहीं और हो जाए। अमेरिका एक शातिर देश है इस मामले में, और इजराइल भी काफी शातिर है, इसको हमको मान के चलना चाहिए। ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग नेशन है, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, और अकेले लड़ता रहा है अपने अस्तित्व को बचाता हुआ इजराइल। तो बहुत सारी चीजें, आपको इसको अलग से देखना चाहिए इस देश को, और सारी बातें जो हम सुनते हैं उसके हिसाब से हम नहीं देख सकते ग्राउंड रियलिटीज को, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको कहा कि ऑपरेशनल रिफ्ट, टैक्टिकल रिफ्ट हो सकता है, पर इजराइल सेंट्रल कमांड के साथ इंटीग्रेटेड है। 2023 से इसे यूरोपियन कमांड से निकाला गया है और इसे इंटीग्रेट किया गया है सेंट्रल कमांड में। पूरी तरह से सिचुएशन रूम, वॉर रूम में वो इंटीग्रेटेड है, एक एक टारगेट डिजिग्नेटेड है, हर कुछ डिटरमाइंड है। पूरा तेहरान और मिडिल ईरान और कैस्पियन सी का टारगेट पूरी तरह से इजराइल के पास है। गल्फ का पानी का उबाल अमेरिका को शांत करना है, और इसलिए वो कहते हैं कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स। आप एक बात बताइए, आखिर इतना बड़ा ब्लॉकेट करने की क्या जरूरत, इतने शिप्स लाने की क्या जरूरत? वो मेडिटेरेनियन से भी, इजराइल के बेसिस से भी और दूर से भी इस लड़ाई को अमेरिका लड़ सकता था। लड़ाई इसलिए नहीं हुई है, कई लोग बार बार कहते। पहली बात, आपको अगर ये मान के चल, मैं बदल देता हूं पूरा तरीका, इजराइल के कारण ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये अमेरिका के कारण हो रहा है। भले वो मुखौटा पहना के हमास का वो मापदंड लेके हिजबुल्लाह को शांत करते हुए ईरान तक आ गए पिछले साल, लेकिन वो बात है नहीं, वरना इतना बड़ा जमावड़ा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की जो डॉक्ट्रिन है उसमें आप हिट एंड रन, प्लीज फिर से बोलता हूं मैं, हिट एंड रन। आप थू करिए, घुटने पे आ गए ट्रंप, कुछ भी बोल लीजिए, अमेरिका रुकेगा नहीं, स्टेशनरी फोर्सेस नहीं लगाएगा, बुट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, एक साथ लंबा अटैक और विड्रॉ, फिर वेट, फिर अटैक। ये उसकी विस्प की पॉलिसी बदल गई है। अब आप कहीं भी वॉर देखेंगे, अमेरिका स्टेशनरी फोर्सेस के साथ नहीं जाएगा। मैंने कई बार इसको कहने की कोशिश की है, और ये बैडेन का किया हुआ है, लॉर्ड ऑस्टिन का किया हुआ है। मैं यहीं पे रोक देता हूं इसको हमें, अगर हम इस तरह से नहीं देखेंगे वॉर को, तो हमें बड़ा सरप्राइज लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। अमेरिका तो इतना बड़ा पावरफुल है, इस पूरे युद्ध ने एक बात तो सबके सामने रख दी है कि अमेरिका की जो असलियत है वो नेतन्याहू ने ही दिखा दी है, और ईरान को जो कमतर आका गया था, वो इजराइल खलीफा बने ना बने, लेकिन ईरान जरूर इस युद्ध में अपने आप को टिका करके खलीफा बन चुका है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।